तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। अगली सुबह राठौड़ मैंशन। सब लोग शादी की तैयारियों में लगे हुए थे क्योंकि आर्यन ने सबको विश्वास दिलाया था कि वह सब कुछ ठीक करेगा और भैरवी भी पहले की तरह ही ठीक होगी। शादी रात को राठौड़ मैंशन के गार्डन में होने वाली थी। गार्डन बहुत भव्य तरीके से सजाया जा रहा था क्योंकि राठौड़ परिवार की इकलौती बेटी की शादी हो रही थी और राठौड़ परिवार के इस पीढ़ी की आखिरी शादी भी कह सकते हैं क्योंकि उसके बाद अरमान की पीढ़ी के बच्चे ही शादी के काबिल जब तक नहीं हो जाते तब तक किसी की शादी नहीं होने वाली थी। ऊपर से आर्यन मल्होत्रा खानदान का इकलौता वारिस था, उसकी शादी भी जोर शोर से ही होने वाली थी। ऊपर भैरवी के कमरे में भैरवी अभी भी अपना सर तकिए में घुसाकर किसी छोटे से बच्चे की तरह सो रही थी और आर्यन उसके बगल में बैठा लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। भैरवी अभी भी अपना सर तकिए में घुसाकर किसी छोटे से बच्चे की तरह सो रही थी और आर्यन उसके बगल में बैठा लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। उसकी बार बार नजरें भैरवी की तरफ जा रही थी। उसने खुद से कहा, लड़कियां शादी के दिन सारी रात एक्साइटेड रहती है और एक्साइटमेंट के चक्कर में सोती भी नहीं, और एक मेरी जान है जिसे सोने के अलावा कुछ काम ही नहीं, इसे तो ये भी याद नहीं होगा कि आज हमारी शादी है। इतना कहकर आर्यन मुंह बनाने लगा। उसने कहा, पता नहीं आर्यन तेरा क्या होगा, तेरा शादी के बाद वही। आर्यन की शिकायतों से बेखबर भैरवी चैन की नींद सो रही थी, उसे किसी से कोई मतलब नहीं था। कुछ देर बाद भैरवी अंगड़ाई लेते हुए उठकर बेड पर बैठ गई। अब उसकी तबीयत पहले से काफी अच्छी थी क्योंकि डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन भी लगाई थी और रात को आर्यन ने उसे काफी अच्छे से समझाया भी था। इस वजह से भैरवी चैन की नींद सो गई थी। जैसे ही भैरवी ने अपनी नजर घुमाकर देखा, उसे उसके साइड में लैपटॉप पर काम करता आर्यन दिखाई दिया। ये देखकर भैरवी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, पर अचानक से उसे कुछ याद आ गया और उसके चेहरे पर मायूसी छा गई। वही आर्यन जो बस भैरवी को इग्नोर कर रहा था, पर उसकी नजरें भैरवी के चेहरे पर अभी भी टिकी हुई थी क्योंकि वह तिरछी नजरों से भैरवी को देख रहा था। जैसे ही उसने भैरवी के चेहरे के बदलते भाव को देखा, उसने लैपटॉप साइड में रख दिया क्योंकि वह जानता था कि भैरवी कल रात के लिए काफी गिल्टी फील कर रही है। वही आर्यन जो बस भैरवी को इग्नोर कर रहा था, पर उसकी नजरें भैरवी के चेहरे पर अभी भी टिकी हुई थी क्योंकि वह तिरछी नजरों से भैरवी को देख रहा था। जैसे ही उसने भैरवी के चेहरे के बदलते भाव को देखा, उसने लैपटॉप साइड में रख दिया क्योंकि वह जानता था कि भैरवी कल रात के लिए काफी गिल्टी फील कर रही है। अभी भैरवी इससे ज्यादा और कुछ कुछ सोचती या फिर खुद रोने लग जाती। आर्यन ने आगे बढ़कर उसे अपने सीने से लगा लिया। भैरवी की आंखों से नींद पूरी तरह से उड़ चुकी थी। उसकी आंखों के सामने रात का मंजर घूम रहा था जब वह और आर्यन अपने हसीन पल को जी रहे थे। तब न जाने भैरवी को कहाँ से रंजन राणा की उसके साथ की गई जबरदस्ती याद आ गई, जिस वजह से उसे पैनिक अटैक आ गया और वह बेहोश हो गए। भैरवी को कहीं ना कहीं खुद पर गुस्सा आ रहा था कि जब उसके करीब उसका प्यार था, तब वह कैसे उसकी जिंदगी बर्बाद करने वाले इंसान के बारे में सोच भी सकती है। पर भैरवी की भी क्या कर सकती थी, इंसान की सोच को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। वही आर्यन के सीने से लगते ही है भैरवी को जैसे दुनिया जहान का सुकून मिल गया। उसने खुद को आर्यन की बाहों में ढीला छोड़ दिया और कसकर उसे गले लगा दिया। आर्यन ने उसकी पीठ को सहलाते हुए कहा, जान, मैंने कल ही कहा था ना आपसे कि आप कमजोर नहीं है और आप हमारी मोहब्बत है। चाहे पास्ट में आपके साथ जो कुछ भी हुआ हो, आपके आर्यन आपके प्रेजेंट और आपके फ्यूचर में हमेशा आपके साथ हैं। आपको प्रोटेक्ट करने के लिए वादा किया है जान कि हमेशा आपका साथ निभाएंगे। और आर्यन मल्होत्रा जान दे सकता है पर अपना वादा नहीं तोड़ सकता। पर भैरवी की भी क्या कर सकती थी, इंसान की सोच को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। वही आर्यन के सीने से लगते ही है भैरवी को जैसे दुनिया जहान का सुकून मिल गया। उसने खुद को आर्यन की बाहों में ढीला छोड़ दिया और कसकर उसे गले लगा दिया।
आर्यन ने उसकी पीठ को सहलाते हुए कहा, जान, मैंने कल ही कहा था ना आपसे कि आप कमजोर नहीं है और आप हमारी मोहब्बत है, चाहे पास्ट में आपके साथ जो कुछ भी हुआ हो। आपके आर्यन आपके प्रेजेंट और आपके फ्यूचर में हमेशा आपके साथ हैं, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए वादा किया है, जान की हमेशा आपका साथ निभाएंगे। और आर्यन मल्होत्रा जान दे सकता है पर अपना वादा नहीं तोड़ सकता। आर्यन की बात सुनकर भैरवी ने आर्यन की तरफ देखा। भैरवी की आंखों में हल्की नमी थी जिसे आर्यन ने अपने हाथों के अंगूठे से पूछते हुए कहा, मुझे आपकी आंखों में आंसू बिल्कुल पसंद नहीं, ये बेशकीमती आंसू आप इस तरह से नहीं बहा सकती। और आज मुझे अपनी स्ट्रांग भैरवी चाहिए जो हमेशा से सबके छक्के छुड़ाती है। आज हमारी शादी है और मैं चाहता हूँ कि ये दिन हमारी जिंदगी का सबसे यादगार दिन बन जाए। नीचे सब लोग कह रहे थे कि वह शादी कुछ दिनों के लिए टाल सकते हैं, पर मैंने सबसे कहा कि मेरी जान बहुत स्ट्रांग है, किसी को शादी की डेट आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी जान खुद को बहुत अच्छे से संभाल सकती है। आप संभाल सकती हो ना खुद को जान? इतना कहकर आर्यन ने दोनों हाथों से भैरवी का चेहरा पकड़ लिया। भैरवी ने नम आंखों के साथ चेहरे पर मुस्कुराहट लिए अपना चेहरा हाँ में हिला दिया। उसकी बात सुनकर आर्यन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आर्यन में उसके माथे को चूमते हुए कहा, ये हुई ना हमारी जान वाली बात, बस हमें आपकी एंट्री और हमारी शादी धमाकेदार चाहिए। बोलिए, करेगी ना आप हमारी शादी को सबसे यादगार शादी? भैरवी ने मुस्कुराते हुए कहा, बस आप देखते जाए, हमारी शादी सबसे अलग और सबसे खूबसूरत होगी, वह भी आपकी जान की स्टाइल में। इतना कहकर भैरवी मुस्कुराने लगी। इसी तरह दोपहर हो गई। आर्यन अपने कमरे में तैयार हो रहा था। उसके पास वसुधा जी एक चेयर पर बैठी हुई थी। उनकी आंखों में हल्की नमी थी, क्योंकि आज उनके बरसों का सपना अपने पोते को दूल्हा बनते हुए देखना, जिसे उन्होंने जब आर्यन पैदा हुआ था तब से देखा था, आज वह पूरा होने जा रहा था। आर्यन ने अपना सेहरा वसुधा जी के हाथों में देकर उनके सामने घुटनों के बल बैठत हुए कहा, दादी अब आप क्यों रो रही हो? मेरी थोड़ी विदाई हो रही है, मैं तो आपके लिए एक खूबसूरत सी पोता बहू लेकर आने पर आप तो इस तरह रो रही है जैसे मैं ही राठौड़ मैंशन में घर दामाद बनकर जा रहा हूँ। अगर आप ऐसा चाहती हैं तो मैं तो तैयार हूँ, बोलो। आर्यन की बात सुनकर वसुधा जी ने उसके सर पर चपत लगाते हुए कहा, शैतान कहीं के, मैं बस इमोशनल हो गई थी और तू मुझे अपनी बातों में फंसाकर हमेशा के लिए राठौर मेंशन शिफ्ट होना चाहता है, पर मैं भी तेरी दादी हूँ, तेरी दोनों टांगे तोड़कर घर में रख लूंगी। अगर आप ऐसा चाहती हैं तो मैं तो तैयार हूँ, बोलो। आर्यन की बात सुनकर वसुधा जी ने उसके सर पर चपत लगाते हुए कहा, शैतान कहीं के, मैं बस इमोशनल हो गई थी और तू मुझे अपनी बातों में फंसाकर हमेशा के लिए राठौर मेंशन शिफ्ट होना चाहता है, पर मैं भी तेरी दादी हूँ, तेरी दोनों टांगे तोड़कर घर में रख लूंगी। वसुधा जी की बात सुनकर आर्यन ने मुंह बनाकर कहा, क्या दादी, जब देखो तब अपने इतने हैंडसम पोते की टांगे तोड़ने की बात करती हो, चलो अब जल्दी से मुझे सेहरा बांध दो। वसुधा जी मुस्कुराते हुए आर्यन को सेहरा बांधने लगी। सेहरा बांधने के बाद उन्होंने एक ब्रोच लेकर आर्यन के शेरवानी पर लगा दिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए आर्यन से कहा, ये ब्रोच आपके पापा का है बच्चे, जब उनकी शादी हो रही थी तब हमने उन्हें लगा कर दिया था, अब वह तो यहाँ पर नहीं है, पर उनकी आखिरी निशानी हम आपको दे रहे हैं ताकि आपको यह एहसास हो कि आपके पापा अभी भी आपके साथ हैं। और आपकी माँ के गहने तो हमने पहले ही भैरवी को दे दिए हैं, इस हिसाब से आप दोनों की शादी में आपके माँ पापा की निशानियां होंगी। वसुधा जी की बात सुनकर आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू दादी। आर्यन की बात सुनकर वसुधा जी ने मुस्कुराकर आर्यन के माथे को चूमते हुए कहा, मेरे बच्चे, इस दिन का मैंने बेसब्री से इंतजार किया है, बस आज मुझे अपनी पोता बहू मिल जाए, उसके बाद तो तेरी मैं बैंड बजाऊंगी। आर्यन ने मुंह बनाकर कहा, क्या दादी, इमोशनल मोमेंट में आपको हमेशा सिर्फ मेरी बैंड बजाने की ही सोचती है? वसुधा जी ने एटीट्यूड के साथ कहा, और नहीं तो क्या वसुधा मल्होत्रा, कुछ हटके ही करती है? वसुधा जी की बात सुनकर आर्यन मुस्कुराने लगा। और आपकी माँ के गहने तो हमने पहले ही भैरवी को दे दिए
हैं। इस हिसाब से आप दोनों की शादी में आपके माँ पापा की निशानियां होंगी। वसुधा जी की बात सुनकर आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू दादी। आर्यन की बात सुनकर वसुधा जी ने मुस्कुराकर आर्यन के माथे को चूमते हुए कहा, मेरे बच्चे, इस दिन का मैंने बेसब्री से इंतजार किया है। बस आज मुझे अपनी पोता बहू मिल जाए, उसके बाद तो तेरी मैं बैंड बजाऊंगी। आर्यन ने मुंह बनाकर कहा, क्या दादी, इमोशनल मोमेंट में आपको हमेशा सिर्फ मेरी बैंड बजाने की ही सोचती है? वसुधा जी ने एटीट्यूड के साथ कहा। और नहीं तो क्या वसुधा मल्होत्रा कुछ हटके ही करती है? वसुधा जी की बात सुनकर आर्यन मुस्कुराने लगा। भैरवी कमरे में। भैरवी ने मरून कलर का घेरदार लहंगा पहना हुआ था, उसके बालों का बन बना हुआ था, उसने ब्राइडल मेकअप किया हुआ था और भैरवी इस वक्त किसी आसमान से उतरी परी से कम नहीं लग रही थी। इस वक्त रूम में सीता जी, साक्षी और आरती मौजूद थे। सीता जी की आंखों में भैरवी को देखकर आंसू आ गए थे। उनका बचपन का सपना, अपनी बेटी को दुल्हन के रूप में देखना, आज वह फाइनली साकार हो रहा था और वह इस बात से भी खुश थी कि भैरवी अब पूरी तरह से नॉर्मल बिहेव कर रही है। वरना डॉक्टर के ये बताने के बाद कि भैरवी को पुरानी बातें याद आने की वजह से पैनिक अटैक आया है, सीता जी हद से ज्यादा घबरा गई थी। सीताजी में अब इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह अपनी बेटी को फिर से खोने का दुख सहन कर सके। उन्होंने आईने में अपनी बेटी के चेहरे को देखा, जिस ना बयान करने वाली खुशी नजर आ रही थी। उन्होंने भैरवी के चेहरे को अपने हाथों में भरकर उसके माथे को चूमते हुए कहा, आज हम हद से ज्यादा खुश है बेटा। जिस दिन आप पैदा हुई थी और हमारे बाजू में जब हमें होश आया और आप लेटी हुई थी, तब से लेकर हमने आज तक सिर्फ यही सपना देखा था कि कब आप हमारे सामने दुल्हन के रूप में तैयार होंगी, और आज वह दिन आ गया है। उन्होंने भैरवी के चेहरे को अपने हाथों में भरकर उसके माथे को चूमते हुए कहा, आज हम हद से ज्यादा खुश है बेटा। जिस दिन आप पैदा हुई थी और हमारे बाजू में जब हमें होश आया और आप लेटी हुई थी, तब से लेकर हमने आज तक सिर्फ यही सपना देखा था कि कब आप हमारे सामने दुल्हन के रूप में तैयार होंगी, और आज वह दिन आ गया है। सीता जी की बात सुनकर भैरवी ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ अब आप सेठी मत हो, अगर मुझे भी सेंड कर दिया और मैं रोने लग गई तो मेरे इस ब्यूटीफुल मेकअप का क्या होगा? इतना कहकर उसने अपनी बत्ती सी दिखा दी। वह भैरवी को फिर से अपने असली रूप में आता देख साक्षी, आरती सब मुस्कुराने लगी, क्योंकि वह भैरवी को हमेशा ऐसे ही देखना चाहती थी, बच्चों की तरह हरकतें करते हुए और शैतानी करते हैं। सीता जी ने मुस्कुराकर अपनी आंख से काजल निकालकर भैरवी के कान के पीछे लगाते हुए कहा, आपको किसी की बुरी नजर नहीं लगेगी। भैरवी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे आप चिंता मत करो, किसी की इतनी हिम्मत कहाँ जो मुझे नजर लगा सके, आखिर मेरे पास इतने सारे प्रोटेक्टर जो है। भैरवी की बात सुनकर सभी लोग मुस्कुराने लगे। शाम के 6 बजे बज गए। आधे घंटे बाद वरमाला का मुहूर्त था। नीचे मंडप की तैयारियां हो चुकी थी। मंडप गार्डन से 5 फुट ऊंचाई पर बनाया गया था। वहां पर सजावट पूरी तरह से व्हाइट रोज से कराई गई थी, क्योंकि यह भैरवी के पसंदीदा फूल थे। वहां का डेकोरेशन इतना ज्यादा ब्यूटीफुल था कि देखने वाले बस देख ही रहे थे। मेहमान भी आना शुरू हो चुके थे। आर्यन ने बस बिजनेस इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोगों को ही इनवाइट किया था, क्योंकि उसने अपनी शादी सीक्रेट रखनी थी। फिर भी 50 से 100 लोगों के आसपास मेहमानों की संख्या थी, जो कि मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों के सबसे अमीर लोग थे। वहां का डेकोरेशन इतना ज्यादा ब्यूटीफुल था कि देखने वाले बस देख ही रहे थे। मेहमान भी आना शुरू हो चुके थे। आर्यन ने बस बिजनेस इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोगों को ही इनवाइट किया था, क्योंकि उसने अपनी शादी सीक्रेट रखनी थी। फिर भी 50 से 100 लोगों के आसपास मेहमानों की संख्या थी, जो कि मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों के सबसे अमीर लोग थे। आज राठौड़ मेंशन के आसपास के सिक्योरिटी भी काफी ज्यादा टाइट थी। अरमान ने टीम अल्फा, टीम ड्रैगन को यहीं पर बुलवाकर सिक्योरिटी का इंतजाम करवा लिया था, क्योंकि आज वह अपनी बुआ का स्पेशल डे बिल्कुल भी स्पॉइल नहीं होने दे सकता था।
पंडित जी भी अब आ चुके थे। सारी राठौड़ फैमिली गार्डन में मौजूद थी। सुकून ने आज पर्पल कलर का प्रिंसेस गाउन पहना हुआ था और वह बिल्कुल परी की तरह लग रही थी। उसके पास में ही खड़ी आरजू ने रेड कलर का प्रिंसेस गाउन पहना हुआ था और दिव्या ने ब्लू कलर का प्रिंसेस गाउन पहना हुआ था। तीनों एक जगह पर खड़ी होकर कुछ ना कुछ स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक खा रही थी। फिर भी तीनों का अभी तक पेट नहीं भरा था, क्योंकि तीनों का गुस्से से मुंह फुला हुआ था। क्योंकि जब से वो तीनों तैयार होकर आई थी, तीनों में से किसी का भी ना अरमान, ना कार्तिक, ना आहिल, किसी ने भी उन्हें कम्प्लीमेंट नहीं दिया था। और तीनों को तो अटेंशन पाने की हद से ज्यादा आदत थी। खुद को इस तरह इग्नोर करने के कारण तीनों शहजादियां गुस्से से मुंह फुलाकर कुछ ना कुछ खा रही थी। आरजू ने गुस्से से मुंह फुलाकर सुकून और दिव्या से कहा, हम तो कार्तिक से बात ही नहीं करने वाले। उसकी बात सुनकर दिव्या ने भी मुंह फुलाकर कहा, हम भी आहिल से बात नहीं करेंगे। उन दोनों की बात सुनकर सुकून ने मासूमियत से कहा, पर अगर हमने बात नहीं की तो मिस्टर हैंडसम हमें डांट देंगे। इतना कहकर उसने मुंह फुला लिया। उसकी बात सुनकर वहां का डेकोरेशन इतना ज्यादा ब्यूटीफुल था कि देखने वाले बस देख ही रहे थे। मेहमान भी आना शुरू हो चुके थे। आर्यन ने बस बिजनेस इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोगों को ही इनवाइट किया था, क्योंकि उसने अपनी शादी सीक्रेट रखनी थी। फिर भी 50 से 100 लोगों के आसपास मेहमानों की संख्या थी, जो कि मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों के सबसे अमीर लोग थे। आज राठौड़ मेंशन के आसपास के सिक्योरिटी भी काफी ज्यादा टाइट थी। अरमान ने टीम अल्फा, टीम ड्रैगन को यहीं पर बुलवाकर सिक्योरिटी का इंतजाम करवा लिया था, क्योंकि आज वह अपनी बुआ का स्पेशल डे बिल्कुल भी स्पॉइल नहीं होने दे सकता था। आज राठौड़ मेंशन के आसपास के सिक्योरिटी भी काफी ज्यादा टाइट थी। अरमान ने टीम अल्फा, टीम ड्रैगन को यहीं पर बुलवाकर सिक्योरिटी का इंतजाम करवा लिया था, क्योंकि आज वह अपनी बुआ का स्पेशल डे बिल्कुल भी स्पॉइल नहीं होने दे सकता था। पंडित जी भी अब आ चुके थे। सारी राठौड़ फैमिली गार्डन में मौजूद थी। सुकून ने आज पर्पल कलर का प्रिंसेस गाउन पहना हुआ था और वह बिल्कुल परी की तरह लग रही थी। उसके पास में ही खड़ी आरजू ने रेड कलर का प्रिंसेस गाउन पहना हुआ था और दिव्या ने ब्लू कलर का प्रिंसेस गाउन पहना हुआ था। तीनों एक जगह पर खड़ी होकर कुछ ना कुछ स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक खा रही थी। फिर भी तीनों का अभी तक पेट नहीं भरा था, क्योंकि तीनों का गुस्से से मुंह फुला हुआ था। क्योंकि जब से वो तीनों तैयार होकर आई थी, तीनों में से किसी का भी ना अरमान, ना कार्तिक, ना आहिल, किसी ने भी उन्हें कम्प्लीमेंट नहीं दिया था। और तीनों को तो अटेंशन पाने की हद से ज्यादा आदत थी। खुद को इस तरह इग्नोर करने के कारण तीनों शहजादियां गुस्से से मुंह फुलाकर कुछ ना कुछ खा रही थी। आरजू ने गुस्से से मुंह फुलाकर सुकून और दिव्या से कहा, हम तो कार्तिक से बात ही नहीं करने वाले। उसकी बात सुनकर दिव्या ने भी मुंह फुलाकर कहा, हम भी आहिल से बात नहीं करेंगे। उन दोनों की बात सुनकर सुकून ने मासूमियत से कहा, पर अगर हमने बात नहीं की तो मिस्टर हैंडसम हमें डांट देंगे। इतना कहकर उसने मुंह फुला लिया। उसकी बात सुनकर आरजू ने सुकून से कहा, सुकून, तुम इस तरह से भैया को खुद पर हुक्म चलाने नहीं दे सकती, वरना वह हमेशा ऐसा ही करेंगे। आरजू की बात सुनकर सुकून ने मासूमियत से कहा, पर हम क्या करें, वह हमेशा ही हमें डांटते हैं। अगर हमने उन्हें इग्नोर किया तो और वह कितने ज्यादा बुरे हैं। आरजू ने गुस्से से मुंह फुलाकर सुकून और दिव्या से कहा, हम तो कार्तिक से बात ही नहीं करने वाले। उसकी बात सुनकर दिव्या ने भी मुंह फुलाकर कहा, हम भी आहिल से बात नहीं करेंगे। उन दोनों की बात सुनकर सुकून ने मासूमियत से कहा, पर अगर हमने बात नहीं की तो मिस्टर हैंडसम हमें डांट देंगे। इतना कहकर उसने मुंह फुला लिया। उसकी बात सुनकर आरजू ने सुकून से कहा, सुकून, तुम इस तरह से भैया को खुद पर हुक्म चलाने नहीं दे सकती, वरना वह हमेशा ऐसा ही करेंगे। आरजू की बात सुनकर सुकून ने मासूमियत से कहा, पर हम क्या करें, वह हमेशा ही हमें डांटते हैं। अगर हमने उन्हें इग्नोर किया तो और वह कितने ज्यादा बुरे हैं।
सुकून की बात सुनकर दिव्या और आरजू ने अरमान के भयानक रूप को याद किया। दोनों का शरीर एक पल के लिए कहा गया। दोनों ने खुद को शांत किया और सुकून से कहा, हाँ भैया बहुत खतरनाक है, तुम्हें उनकी बात तो माननी ही पड़ेगी। सुकून ने मासूम सा चेहरा बनाकर कहा, और नहीं तो क्या। इतना कहकर उसने पास में रखे 2 चॉकलेट को एक साथ अपने मुंह में भरकर अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, पर कोई बात नहीं, वह हमें रोज चॉकलेट देते हैं और हमें सबसे ज्यादा चॉकलेट पसंद है। अरमान, आहिल और कार्तिक एक जगह पर खड़े होकर कुछ इम्पोर्टेंट बातें कर रहे थे। आहिल ने अरमान से कहा, अरमान तुम्हें पक्का यकीन है कि आज वो आएगा? अरमान ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, उसे आना ही होगा क्योंकि अरमान राठौड़ ऐसा चाहता है। अरमान की बात सुनकर कार्तिक ने थोड़ी चिंता के साथ कहा, पर कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी ना अरमान? अरमान ने कहा, मैं होने नहीं दूंगा क्योंकि आज का दिन बुआ की जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट दिन है और मैं वह स्पॉइल नहीं होने दूंगा। अरमान, कार्तिक और आहिल ने भी सुकून, दिव्या और आरजू से मैचिंग के ही कपड़े पहने हुए थे। वो तीनों आज काफी हैंडसम लग रहे थे। ऊपर से तीनों की हाइट ज्यादा होने के कारण तीनों 17 साल के लड़के लग रहे थे। पार्टी में मौजूद सारी लड़कियां, इनफैक्ट उन तीनों से बड़ी लड़कियां भी उन तीनों को ही घूर रही थी, पर तीनों को किसी से कोई मतलब नहीं था। वह तीनों बस अपनी ही बातों में मजबूर थे। अरमान, कार्तिक और आहिल ने भी सुकून, दिव्या और आरजू से मैचिंग के ही कपड़े पहने हुए थे। वो तीनों आज काफी हैंडसम लग रहे थे। ऊपर से तीनों की हाइट ज्यादा होने के कारण तीनों 17 साल के लड़के लग रहे थे। पार्टी में मौजूद सारी लड़कियां, इनफैक्ट उन तीनों से बड़ी लड़कियां भी उन तीनों को ही घूर रही थी, पर तीनों को किसी से कोई मतलब नहीं था। वह तीनों बस अपनी ही बातों में मजबूर थे। अब वरमाला के मुहूर्त में बस थोड़ी ही देर रह गई थी। पंडित जी ने सीता जी से कहा, दूल्हे को बुलाए। सीता जी ने अपना सर हिला दिया। तभी सब लोगों को आर्यन आता हुआ दिखाई दिया। आर्यन घोड़े पर था और उसके आगे कुछ लोग डांस कर रहे थे। ज्यादा शोर शराबा नहीं था क्योंकि यह एक सीक्रेट मैरिज थी। आर्यन को देखकर कबीर, ओम और मनन आगे गए क्योंकि दुल्हन के भाई को ही दूल्हे को अपने हाथ पर पैर रख वाकर उतारना होता था। ओम बड़ा था इसलिए उसने अपना हाथ आगे किया। उनके हाथ आगे करते ही आर्यन ने अपना पर उनके हाथ पर रखा और घोड़ी से नीचे उतर गया। आर्यन को सबने लाकर मंडप में बिठा दिया। पंडित जी ने कुछ मंत्र उच्चारण के बाद कहा, दुल्हन को लाइए। उसने इतना कहा ही था कि तभी सबको गाने की आवाज सुनाई दी। सबने अपनी नजर घुमाकर देखा, वहां से एक फ्लैशलाइट नजर आ रहा था। तभी सबके कानों में गाने की आवाज पड़ी, सजना तेरे लिए सजना, ये चूड़ी कंगना बस तेरे लिए पाई है। हाँ हाँ संग तेरे जीना मरना, हाँ हाँ संग तेरे जीना मरना, कसम मैंने खाई है। भैरवी के ऊपर फूलों की चादर पकड़े ओम, मनन, कबीर और भैरवी के मामा जी जो कि दूर के थे वह थे, और भैरवी चश्मा लगाकर खूबसूरत दुल्हन के लहंगे में इस गाने पर डांस करते हुए आर्यन को प्यार से देख रही थी। आर्यन एक तक भैरवी को देख रहा था जो मुस्कुराते हुए डांस करते हुए उसे ही देख रही थी। आर्यन के होठों पर इस वक्त ना बयान करने वाली मुस्कुराहट थी। बाकी सब भी इतनी बोल्ड, खूबसूरत और टैलेंटेड ब्राइट को देखकर मुस्कुरा रहे थे क्योंकि भैरवी इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। ऊपर से उसके डांस के मूव्स इतनी सटीक और क्लियर थे कि सब लोग बस उसे ही देख रहे थे। तभी सॉन्ग खत्म हुआ और भैरवी ने आर्यन को एक फ्लाइंग किस दी और आंख भी मारी। ये देखकर सभी लोग हंसने लगे क्योंकि आर्यन सच में शर्माने लगा था। आर्यन ने खुद को संभाला और वापस से भैरवी की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। फिर अचानक से दूसरा संघर्ष शुरू हुआ। भैरवी अपने कदम अपने पापा की तरफ बढ़ने लगी। अशोक जी अपनी जगह पर खड़े होकर अपनी गुड़िया को देख रहे थे जो उनके आंगन में खेली और आज किसी और के घर की बहू बनने जा रही है। भैरवी ने उनकी तरफ कदम बढ़ा दिए और गाना शुरू हुआ। भैरवी अपने कदम अपने पापा की तरफ बढ़ने लगी। अशोक जी अपनी जगह पर खड़े होकर अपनी गुड़िया को देख रहे थे जो उनके आंगन में खेली और आज किसी और के घर की बहू बनने जा रही है। भैरवी ने उनकी तरफ कदम बढ़ा दिए और गाना शुरू हुआ। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का,
इतना कहकर भैरवी ने अपने हाथ अशोक जी के हाथों से पकड़ लिए। अशोक जी ने भी आंखों में नमी और होठों पर मुस्कुराहट लिए भैरवी का हाथ अपने हाथों में पकड़ लिया। भैरवी और अशोक जी के ऊपर फूलों की चादर अभी हुई थी। गाना शुरू था और भैरवी और अशोक जी मंडप की तरफ बढ़ रहे थे। एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ मुड़ के ना देखो दिलबो दिलबो। मुड़ मुड़ के ना देखो दिलबरो। अशोक जी भैरवी का हाथ अपने हाथों में लेकर मंडप की तरफ आ रहे थे। सीता जी की आंखों में ये देखकर आंसू थे। भैरवी की भी आंखों में नमी तैर गई थी, पर उसने खुद को रोने से रोका था। आर्यन भैरवी को देख रहा था, जो आज बिल्कुल नए अवतार में लग रही थी। अशोक जी आकर मंडप के नीचे खड़े हो गए। उन्होंने भैरवी का हाथ आगे किया। उनका इशारा समझकर आर्यन आगे आया और उसने भैरवी का हाथ अपने हाथों में थाम लिया। आर्यन और भैरवी दोनों स्टेज के ऊपर जाकर खड़े हो गए। उनका स्टेज गोल गोल घूमने लगा। आर्यन और भैरवी एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। उन दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए बेशुमार प्यार नजर आ रहा था। इनकी शादी भी धमाकेदार होने वाली है, वो कल के एपिसोड में।